हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं सीए इंटर के आईएमपी क्वेश्चन। मेरे बच्चों, आप लोगों का अकाउंट का पेपर बहुत अच्छा गया। अब आप लोगों को इंटर के कैसे तैयारी करनी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पार्ट बी के 3 चैप्टर करने हैं। जो हमारा पार्ट बी में 3 चैप्टर अदर लॉ में आते हैं, उसमें फेमा को सबसे अच्छे कर लेना। फेमा में बहुत ज्यादा नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर हम आएंगे पार्ट ए में, और पार्ट ए में जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो पीछे से पढ़ना स्टार्ट करें, यानी कि चैप्टर नंबर सबसे पहले एलएलपी, फिर फॉरेन कंपनी, फिर ऑडिटर, इस तरीके से। क्यों? इनका वेटेज भी जाता है। पार्ट ए में सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ऑडिटर और एलएलपी, ये 4 चैप्टर सबसे पहले करने हैं। उसके बाद डिपॉजिट, चार्ज, ये वाले आपको चैप्टर कंप्लीट करने हैं डिविडेंड के साथ। फिर उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर लेने हैं। हाँ बेटा, पढ़ के पूरा जाना है, 100% पढ़ के जाएंगे, पूरा पढ़ के जाना है और पेपर अच्छे से करके आना है। तो मैं आप लोगों के लिए कंपनी लॉ के कुछ आईएमपी क्या लाया हूं मेरे बच्चे, टॉपिक्स लाया हूं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले हम आईएमपी क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 से लेके जाते हैं प्रीलिमिनरी, यानी कि जिसमें हम लोग कितने सेक्शंस पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, आपको यह बताना है कि ये कंपनी लिस्टेड है कि ये कंपनी अनलिस्टेड है। एबीसी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जिसने अपनी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज क्या करवा के रखी है, लिस्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे, सेबी रेगुलेशन 2008 के बेसिस पे। तो सुनना, सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 52 में लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन है कि ऐसी कंपनी जिसने अपनी सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा के रखी है। लेकिन उसमें नीचे एक्सेप्शन दे रखे हैं, अगर किसी पब्लिक कंपनी ने अपने डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ इक्विटी शेयर्स के बिना लिस्ट करवा रखे तो उसको लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। एक प्राइवेट कंपनी जिसने अपने डिबेंचर लिस्ट करवा के रखे हैं, सेबी में करवा सकती प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे, तो उसको भी लिस्टेड नहीं कहेंगे। तो इस कंपनी ने मेरे बच्चे नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्ट करवाई है, तो इसको लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे। दूसरा, पब्लिक कंपनी है जिसने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट करवाए हैं, तो भी इसको लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे। जब तक इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो जाते, तब तक उस कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी के नहीं बोलेंगे, लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। तीसरा, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है लास्ट में, एक पब्लिक कंपनी which has not listed its equity shares on recognized stock exchange, इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है, बट whose equity shares are listed on ये कंपनी कहां पे लिस्ट है, आईएफएससी फॉरेन ज्यूरिडिक्शन, सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन नंबर 3। आईएफएससी गिफ्ट सिटी सबको याद है, गुजरात में है, गिफ्ट सिटी में आईएफएससी कंपनी है, वहां पे अलग ही स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहां पे लिस्ट करवा चुकी है। लेकिन इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है, तो भी इसको लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे। तो एक बार सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 52 अच्छे से पढ़ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच लिमिटेड होल्डिंग है, ठीक है, किसकी, एस प्राइवेट लिमिटेड, ट्रीटेड एज डीम्ड पब्लिक कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक, याद है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एस लिमिटेड का जो टर्नओवर है वो टर्नओवर कितना है, 1.8 करोड़, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एस लिमिटेड का टर्नओवर 1.8 करोड़, इस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख रुपए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेना। कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एडवाइज द डायरेक्टर दैट द कंपनी कैन नॉट कैटेगराइज स्मॉल कंपनी, कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है, सुना, स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ मैक्सिमम, टर्नओवर कितनी, 40 करोड़ दोनों में, एंड बेटा नई वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है,
इस वाले अटेम्प्ट के लिए नई वाली लिमिट जो हो चुकी है वो एप्लीकेबल नहीं है, 440 ही लिख के आनी है। ठीक है, तो ये 440 के अंदर अंदर है, तो मेरे बच्चे 440 के अंदर है, तो इसको क्या बोलना चाहिए, स्मॉल कंपनी। लेकिन वहां पे नीचे लिखा हुआ है होल्डिंग सब्सिडरी सेक्शन 8 स्टेचुरी, इनको स्मॉल कंपनी नहीं बोलते। तो क्या इसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे? नहीं, इसको स्मॉल कंपनी नहीं कहेंगे, इसको स्मॉल कंपनी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, अब चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर, जो 5 नंबर का वेटेज रखता है एग्जाम में। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंड टू फॉर्म अ क्लब, जिसका नाम क्या है, बर्डिंग पायलट फ्लाइंग क्लब, एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी टू इम्पैक्ट द क्लासरूम टीचिंग एंड एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रेनिंग टू द ट्रेनर्स, पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉर्म अ LLP लिमिटेड, नहीं LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी फॉर चैरिटेबल पर्पस अंडर सेक्शन, अच्छा सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं ये लोग, याद है ना सेक्शन 8, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years एंड देयर आफ्टर द क्लब विल बी डिसॉल्व एंड सरप्लस ऑफ असेट्स ओवर द लाइबिलिटी इफ एनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर। अरे ये गलत कर दिया, सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल के लिए होती है, जब उसका डिसॉल्व करते हैं तो लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे असेट्स को बेचने के बाद, कुछ बचता है तो हम दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में दे देंगे, लेकिन मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो यहाँ पे मना कर देंगे, मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। इंडियन कॉस्मेटिक लिमिटेड वो रजिस्टर्ड कंपनी अंडर इंडियन कंपनी एक्ट। लेटर ऑन अनदर कंपनी इंडियन कॉस्मेटिक एंड एसेसरीज लिमिटेड, अच्छा, was formed and registered being similar in the name, उसका नाम क्या हो गया, सिमिलर। इंडियन कॉस्मेटिक लिमिटेड लॉज अ कंप्लेंट, इंडियन कॉस्मेटिक ने, यानी कि जो ओरिजिनल कंपनी है, ओरिजिनल कंपनी, ओसी मतलब ओरिजिनल कंपनी ने कंप्लेंट लॉन्च करी है। कहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च करी, ROC के पास, और उसको बोला कि भाई सिमिलर नाम है और आप उसको चेंज करवाओ। तो सुनना, यहां पे लगेगा सेक्शन नंबर 16, इसमें क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल कंपनी किसके पास अप्रोच करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डुप्लीकेट कंपनी को ऑर्डर पास करेगा, डुप्लीकेट कंपनी को 3 महीने में नाम चेंज करना है, OR पास करके ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और फिर इन्फॉर्म करना है किसको, ROC को, कितने दिन में, 15 दिन में। बस ये वाली प्रोसेस आएगी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, XYZ ट्रेडर एसोसिएशन वाज कॉन्स्टिट्यूट बाय, किसने बनाई मेरे बच्चे, कॉन्स्टिट्यूट बाय 4 joint Hindu families consist of 25 majors and 2 minors member. The association was carry on the business of trading as a retailer object of gain, ठीक है। The association was not registered as the company, ये कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब एक एसोसिएशन है जो इस काम में लगा हुआ है, HUF वगैरह इसके मेंबर बनना चाहते हैं मेरे बच्चे, और उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, और ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। XYZ ट्रेडर एसोसिएशन इज हैविंग एनी लीगल स्टेटस, क्या उनका कोई लीगल स्टेटस है? तो सुनना, यहां पे आएगा सेक्शन नंबर 464, इलीगल एसोसिएशन। याद करो, कोई भी एसोसिएशन हमारे इंडिया में बनाओगे तो मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 50। 100 भी लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना लेना है, 50। पार्टनरशिप में भी पढ़ते हो ना, वो यहीं से है। तो मैक्सिमम कितने होंगे, 50। कितने होंगे मेरे बच्चे, 50। अब 50 जने मिलके अगर बनाते हैं और उसके बाद 50 से ज्यादा मेंबर हो जाते हैं तो उनको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अगर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो तुम्हें क्या बोलेंगे, इलीगल एसोसिएशन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, इलीगल एसोसिएशन। लेकिन ये 50 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है HUF के ऊपर और जो प्रोफेशनल्स पार्टनरशिप होती है उनके ऊपर। तो यहाँ पे 4 HUF मिलके आ रहे हैं तो हम मना कर देंगे कि भाई साहब तुम लोगों को हम लिमिट में काउंट नहीं करेंगे और तुम इलीगल एसोसिएशन नहीं माने जाओगे। नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ XYZ लिमिटेड प्रोवाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज ऑथोरिटी टू इशू द बॉन्ड्स प्रोवाइडिंग सच इशू इज, ओ हो, इसमें लिखा हुआ है एक कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है और उसके
कंपनी बॉन्ड इशू कर सकती है, लेकिन एओए में लिखा हुआ है कि कंपनी बॉन्ड कब इशू कर सकती है, जब उसके शेयर होल्डर ने डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया हो कि तुम बॉन्ड इशू करो और फंड रेस करो। कंपनी को बहुत जरूरत थी फंड की, इसलिए कंपनी ने बॉन्ड इशू कर लिए बिना जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किए। कंपनी ने जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास नहीं किया, बिना जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किए कंपनी ने क्या करा मेरे बच्चे, बॉन्ड इशू कर लिए। क्या मिस्टर एक्स जिसको इशू किए गए थे वो क्या रिकवर कर सकता है मनी? आपको रिलेवेंट प्रोविजन के बेसिस पे इसका क्या देना है मेरे बच्चे, आंसर देना है। क्या कंपनी रिकवर कर सकती है? तो कहीं आपको लग रहा है इसका प्रोविजन किससे मिलता जुलता है? डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि किसी आउटसाइडर को सिर्फ एमओए एओए पढ़ना है, इंटरनल प्रोसीडिंग की जानकारी की जरूरत नहीं है। कंपनी में इंटरनल क्या चल रहा है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। तो यहां पे एक कंपनी ने बॉन्ड इशू करे और कंपनी के बिहाफ पे किसने इशू करे, डायरेक्टर ने इशू करे, लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर ने उस डायरेक्टर को ऑथोराइज नहीं किया। कंपनी के उस डायरेक्टर मतलब उस डायरेक्टर को ऑथोराइज शेयर होल्डर ने नहीं किया था। अब मुझे बताओ क्या थर्ड पार्टी को पैसा मिलेगा? यस मिलेगा। इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन देता है, उसको बोलते हैं एमओए एओए पढ़ो, इंटरनल प्रोसीडिंग की जानकारी की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे वो रिकवर कर सकता है। बेटा हमको क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ना है और हमसे जो पूछा जा रहा है सिर्फ वही देना है। क्या वो रिकवर कर सकता है? यस, और उसका रिलेवेंट प्रोविजन आगे दे देंगे। नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल कंपनी की कितनी है? एज ए 31 मार्च 2018 द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक, यानी कि 1 करोड़ रुपए की क्या है मेरे बच्चे, पेड अप शेयर कैपिटल। 1 करोड़ रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दिस एच लिमिटेड। अच्छा, एक एच लिमिटेड, उसके पास इसके 6 लाख शेयर्स, 10 लाख में से 6 लाख शेयर्स वो भी इक्विटी, तो 60% वोटिंग पावर आई कि नहीं आई? 60% शेयर्स मतलब 60% वोटिंग पावर। तो ये तो हो गई होल्डिंग, और ये तो क्या हो गई मेरे बच्चे, सब्सिडरी, ठीक है। एंड 4 लाख इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय अदर, किसी और ने ले रखे, ठीक है। फिर उसके बाद एस लिमिटेड, एस लिमिटेड इज होल्डिंग, एस लिमिटेड इज होल्डिंग 5% शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड। ओ हो, ये क्या हो गया? होल्डिंग सब्सिडरी के शेयर्स खरीद रही है, लेकिन यहां पे सब्सिडरी के पास भी होल्डिंग के शेयर्स हैं। सेक्शन नंबर कौन बताएगा, जल्दी बताओ। 19, सेक्शन नंबर 19 की होल्डिंग सब्सिडरी के ले सकती है, लेकिन सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर्स नहीं ले सकती, ठीक है। और 1% इसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मिले हैं, 1% लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। तो आपको बताना है कैन एस लिमिटेड मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट, क्या वो और शेयर्स ले सकती है? अरे ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, नहीं ले सकते तुम। कैन एस लिमिटेड वोटिंग पावर, क्या वो वोटिंग पावर ले सकती है? सर शेयर्स तो खरीद लिए, आगे खरीद नहीं सकती, जो है उसके ऊपर वोटिंग पावर। बेटा सेक्शन नंबर 19 में नीचे लिखा हुआ है कि अगर ट्रस्टी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ले रखें तो मैं आपको पूरा प्रोविजन बताता हूं। सेक्शन नंबर 19 बोलता है सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीद सकती, ना ही होल्ड कर सकती है, लेकिन 3 सिचुएशन में होल्ड कर सकती है, ट्रस्टी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और सब्सिडरी बनने से पहले। अब इसमें फिर नीचे लिखा हुआ था कि अगर तुमने होल्ड कर रखे हैं, ये 3 एक्सेप्शन है, तो ट्रस्टी के बेसिस पे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे हैं तो आप वोटिंग पावर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहां पे हमको देना है क्या वो वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं? यस, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैन एच लिमिटेड अलॉट शेयर्स टू एस, नहीं,
होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को भी शेयर्स अलॉट नहीं करेगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार मन में पढ़े, क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। एक इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया जिसने एक पब्लिक कंपनी बनाई ओपीसी के रूप में, है पब्लिक कंपनी कैसे बनेगी ओपीसी के रूप में, थोड़ा गलत है, प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, एंड हिज वाइफ मिसेस ज्योति एज अ नॉमिनी, द ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल 35 लाख, he got in touch with the ready-made garment buyer or expecting to receive the suspension order by the 2020 where the final delivery will be complete by this. To expand the production, the company decided to invest additional capital of 10 lakh in the plant and machinery. As a result, company authorized capital is now 45 lakh. प्रमोटर आपसे मांगते हैं क्या पढ़ा रहा हो, क्या पूछ लिया कि ओपीसी का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए, इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। आया, और माइनर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एओए है, एओए में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट जो सर्व किया जाएगा वो सिर्फ स्पीड पोस्ट से सर्व किया जाएगा कंपनी के पास। सुरेश ने कोरियर से भेजे नोट्स डॉक्यूमेंट्स, वेदर रिफ्यूजल कंपनी ने मना कर दिया, वो सुरेश का नुकसान हो गया। रिफ्यूजल ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कंपनी इज वैलिड, क्या कंपनी ने उसके डॉक्यूमेंट्स को रिफ्यूज किया, क्या ये वैलिड है? सबसे पहले सर सेक्शन नंबर 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, कंपनी के पास डॉक्यूमेंट सर्व करने हैं तो कैसे भेजेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर या इलेक्ट्रॉनिक मींस, इन तरीके से भेजेंगे। वहां पे कहीं पे भी जिक्र नहीं कर रखा एओए प्रिवेल करेगा कि नहीं करेगा, तो वहां पे जब नहीं लिखा हुआ है तो एओए प्रिवेल नहीं करेगा, एओए प्रिवेल नहीं करेगा। फिर आप उन 4 तरीके में से किसी भी तरीके से कंपनी के पास भेज सकते हैं, वो कंपनी मना नहीं करेगी। यहां पे कंपनी ने मना किया तो क्या सही किया? नहीं, कंपनी ने गलत किया, इट्स इनवैलिड। क्या वो डैमेज की डिमांड कर सकता है? यस, उसका नुकसान हुआ आपके मना करने से तो वो डैमेज की डिमांड कर सकता है, डैमेज की डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, जिसके अंदर हमारे कितने सेक्शन है, 23 से लेके 42। अब क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड आर प्रपोज टू रेज द फंड फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाउएवर ड्यू टू मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन चल रही है, the price of the shares and the number of shares are left open and to be decided post closure of the issue। अच्छा सुनना, एक कंपनी पब्लिक इशू ला रही है, इक्विटी शेयर्स इशू करके, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत अप एंड डाउन चल रही है, फाइनेंशियल मार्केट ऊपर नीचे, शेयर मार्केट तेजी मंदी खेल रहा है, प्राइस अप एंड डाउन चल रही है, तो कंपनी प्राइस नहीं निकालना चाहती, नंबर ऑफ शेयर्स बताना नहीं चाहती, क्योंकि क्या पता बूम हो जाए तो मार्केट की प्राइस बढ़ा देंगे अपन, डंप हो जाए तो हम कम कर देंगे। तो ये कंपनी ने बोला कि बिडिंग करवा देते हैं, पब्लिक से ही पूछ लेंगे कितने रुपए में चाहिए। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द कंपनी तुम्हारा सजेशन दो, किसके बारे में, इसके बारे में, कि कंपनी इसके बारे में कौन सा इन्विटेशन दे। तो बेटा हमारे दिमाग में तो एक ही चीज आती है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 32। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स या फिर और प्राइस लिखी हुई नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हमको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार मेरे बच्चे। सीडीएस लिमिटेड प्राइवेट प्लेसमेंट ला रही है, प्राइवेट का सेक्शन कौन सा है, 42। द मैनेजिंग डायरेक्टर अरेंज टू ऑब्टेन अ ब्रीफ नोट फ्रॉम सम सोर्सेस एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर of the issue of private placement that the board of directors shall keep in mind while approving the। ठीक है, आपको ब्रीफ नोट बना के देना है प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में।
प्राइवेट प्लेसमेंट शेल बी मेड ओनली टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200 ईयर्स। क्या हम प्राइवेट प्लेसमेंट में मैक्सिमम 200 जनों को दे सकते हैं? हाँ, मैक्सिमम कितने लोगों को दे सकते हैं मेरे बच्चे? 200 लोगों को दे सकते हैं। द अफोरसेड सीलिंग ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन शेल नॉट बी अप्लाई टू द ऑफर मेड टू द QIB। हाँ, जब भी हम 200 की कैलकुलेशन करते हैं, देखो लो में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम 50 और हायर नंबर एस में भी प्रिस्क्राइब है। हाँ, कितने प्रिस्क्राइब है मेरे बच्चे? 200। तो 200 लगेगा। और 200 की कैलकुलेशन में एम्प्लॉई और किसको शामिल नहीं करते, जरा बोलना मेरे बच्चे? एम्प्लॉई और QIB बैंक, म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्टर्स। लेकिन एम्प्लॉय को शामिल करेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां पे गलत हो गया। बाकी सब सही चल रहा था। एम्प्लॉय को, जिन एम्प्लॉय को ESOS के बेसिस पे शेयर्स दिए हैं, उनको इसमें काउंट नहीं करते, उनको इसमें काउंट मेरे बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है। द ऑफर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस शेल बी मेड ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। ना 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 ना, वहां पे एग्रीगेट वर्ड है। एग्रीगेट मतलब आप साल में कितनी बार भी ला सकते हो? 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेट टुकड़ों में भी ला सकते हो, लेकिन कुल मिला के 200। ठीक है, ये तो नॉर्मल था। RD लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया मेरे बच्चे। ऑल द स्टेटमेंट कंटेंट देयरिन वाज लिटरली ट्रू, सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं। और कंपनी ने डिविडेंड दिया है कई सालों से, लेकिन ये डिस्क्लोज नहीं किया कि डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट में से दिया। ये सही था। सुन, डिविडेंड किस में से देते हैं? हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट में से। जो डे टू डे एक्टिविटी से हमने प्रॉफिट कमाया है, उसमें से ही हम क्या पे करते हैं मेरे बच्चे? डिविडेंड। कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं देते हैं। दिया है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में। ये आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, सेक्शन नंबर 34 एंड सेक्शन नंबर 35 एज कोर्ट में डिसाइड। 34 लगेगा तो मेरे बच्चे कौन सी मानी जाएगी? क्रिमिनल, और CRPC लगेगा। 35 कब लगेगा? जब आपने सिविल नेचर का काम किया हो तो CPC लगेगा मेरे बच्चे। तो ये आप लोगों को इसमें लिखना है। और डिसाइड द आर्ग्यूमेंट ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है कि करेक्ट है कि नहीं है? तो बेटा वो तो मिस स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपको बताना है, ABC लिमिटेड वांट टू रेज द फंड फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट। आने वाले प्रोजेक्ट के लिए क्या रेज करना चाहती है? फंड। कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इशू किया 55 लोगों को इन देयर इंडिविजुअल नेम टू इशू द इक्विटी शेयर्स। आउट ऑफ दीज 4 आर QIBs। तो 55 में याद करो, 200 में हम QIBs को शामिल नहीं करते। तो कितने लोगों को दिया आपने? 51। कितने लोगों को दिया मेरे बच्चे? 51 लोगों को दे दिया है। अब 51 लोगों को इन्होंने क्या दिए हैं? शेयर्स। कितने लोगों को दिए हैं? 51। 51 लोगों को इन्होंने क्या दिए हैं मेरे बच्चे? शेयर्स दिए हैं। तो क्या प्राइवेट प्लेसमेंट में दे सकते हैं? हाँ। मैक्सिमम कितने लोगों को दे सकते हैं? 200। ये तो 51 ही है। इफ इन केस बिफोर द अलॉटमेंट, उन 55 लोगों को फर्स्ट नंबर पॉइंट में उनको देने से पहले क्या किया गया? 155 लोगों को और दे दिया। लेकिन क्या दिए? डिबेंचर। ध्यान रखना, प्राइवेट प्लेसमेंट में लिखा हुआ है हर एक के लिए 200 की लिमिट अलग अलग, इक्विटी शेयर्स की अलग, डिबेंचर की अलग। लेकिन दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट कब ला सकते हो? पहले वाले का अलॉटमेंट होने के बाद। पहला वाला अलॉटमेंट कंप्लीट होने के बाद दूसरा, लेकिन ये तो दूसरा पहले ही ले आया, तो फिर इन दोनों को एक ही मानेंगे। अब इन दोनों को एक ही मानेंगे तो कितने हो गए? 55, यानी कि 51 प्लस 155 विच इज मोर देन 200। क्या दे सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, यहां पे पहले वाले को अलॉटमेंट कर दो, उन 55 लोगों को, उसके बाद ला सकते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स की 200 की लिमिट अलग है, डिबेंचर की लिमिट अलग है। ठीक है। बीइंग पब्लिक कंपनी, क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है? हाँ, बिल्कुल इजीली ला सकती है, कोई इशू ही नहीं इसमें। नेक्स्ट पढ़ो एक बार इसको, बताओ क्या लिखा हुआ है। आंसर दें सभी बच्चे इसका कि क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। पब्लिक कंपनी जो कॉटन फैब्रिक का एक्सपोर्ट करती है फॉरेन कंट्रीज में, कंपनी कॉटन फील्ड पंजाब में खरीदना चाहती है। प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी कंटेंट सब इंपोर्टेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द एक्सपर्ट रिपोर्ट। द रिपोर्ट वाज फाउंड अनट्रू।
एक्सपर्ट की रिपोर्ट क्या निकल गई? अनट्रू निकल गई मेरे बच्चे। मिस्टर निक ने शेयर्स खरीदे थे इस पब्लिक कंपनी के, एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे विश्वास करके। ही डिड नॉट सफर, अरे यार इसको कोई लॉस नहीं हुआ खरीदने से। वैसे क्या मिस्टर निक के पास कोई रेमेडी है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन नंबर 35 सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी में ध्यान रखना, कंपनी की जिम्मेदारी कंपनसेशन पे करने की कब आती है? जब तुम्हें लॉस हुआ हो। लेकिन इसको कोई लॉस नहीं हुआ है, इसलिए उसको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, एक पब्लिक कंपनी जो इज द कमिटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट द अफोर्डेबल कॉस्ट, एक रीजनेबल कॉस्ट पे देती है, अच्छा देगी। कंपनी इज नाउ फोकस ऑन, मतलब वो दूसरी बीमारियों की दवाइयां बनाने में कर रही है, ग्लोबल लीडर बनना चाहती है ऑन्कोलॉजी में। प्रोस्पेक्टस में लिख दिया सब इंपोर्टेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट, ये तो सेम आ गया। और रिपोर्ट ये तो सेम ऊपर वाला आ जाएगा कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट में अनट्रू आ गया, तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट में अनट्रू है तो सिविल लाइबिलिटी लॉस होगा तो आपको नुकसान की भरपाई मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए लिमिटेड मेड अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर टू 150, प्राइवेट प्लेसमेंट 150 लोगों को दे रहे हो, दे सकते हैं मैक्सिमम 200 लोगों को, टू सब्सक्राइब 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई 15 अप्रैल को, यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट में एप्लीकेशन रिसीव हुई किस तारीख को? 15 अप्रैल 2022। लेकिन कंपनी ने 31 जुलाई तक अलॉटमेंट नहीं किया। प्राइवेट प्लेसमेंट में जब से एप्लीकेशन मिली उसके 60 डेज में अलॉटमेंट कर देना चाहिए, 60 डेज में अलॉटमेंट कर देना चाहिए। कर दिया तो अच्छी बात, नहीं किया तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड कितने दिन में करना पड़ेगा? 15 डेज में। रिफंड कर दिया तो अच्छी बात, नहीं किया 15 दिन में तो क्या होता है मेरे बच्चे? फिर भी रिफंड करना पड़ेगा, लेकिन 12% इंटरेस्ट के साथ। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 61 वाले दिन से काउंट हो जाएगी। तो इन्होंने 31 जुलाई तक अलॉटमेंट नहीं किया मेरे बच्चे, 31 जुलाई तक अलॉटमेंट नहीं किया। 15 अप्रैल, मई, जून तक आपको अलॉटमेंट करना था, नहीं किया, विद इंटरेस्ट करना है रिफंड। ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड द कंपनी ऑफर टू यूटिलाइज द एप्लीकेशन मनी फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नहीं 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 नहीं, 15% नहीं, 12% की रेट से क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। इसमें 15% लिखा हुआ नहीं। नेक्स्ट, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और कितने लोगों को हम प्राइवेट प्लेसमेंट देखें, अभी भी पढ़ गया है। एसआर पास करना पड़ता है तो 200 जनों को देना पड़ेगा। अलॉटमेंट नहीं किया तो कितने इंटरेस्ट लगेगा? 12% की रेट से। और इन केस शेयर्स वर अलॉटेड विद इन द रिक्वेस्ट टाइम पीरियड, व्हेन कैन द कंपनी स्टार्ट यूटिलाइज, कंपनी पैसे को यूटिलाइज कब कर सकती है? जब उसने PAS3 ROC के पास फाइल कर दिया। कितने दिन में फाइल करते हैं? 15 दिन। ध्यान रखना, अलॉटमेंट कंप्लीट होने के बाद ही पैसे का यूज कर सकते हो, अदरवाइज पैसे का यूज। और अलॉटमेंट पूरा कंप्लीट कब होगा? अलॉटमेंट कर दो, शेयर्स दे दो, फिर उसके बाद PS3 फाइल कर दो, फिर उसके बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। PS3 का नाम सबको पता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। चलो, हम लोगों ने 3 चैप्टर के IMP क्वेश्चन कर लिए। अब हम करते हैं 4th नंबर चैप्टर, जो कौन सा है? शेयर कैपिटल। फटाफट से, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार मन में पढ़िए प्लीज, फास्ट सभी बच्चे। Whether the company can buy back, अपने खुद के शेयर्स खरीद सकती है। हाँ, सेक्शन नंबर 68 खरीद सकती है। उसके प्रोविजन बनाने हैं, बताने हैं, इजीली बता देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कंपनी को DRR बनाने की जरूरत है। हाँ, कितना बनाना पड़ता है? 10%। लेकिन कौन सी कंपनी? लिस्टेड नहीं, NBFC नहीं, AIFI नहीं, याद है ना आप लोगों को? अनलिस्टेड कंपनी है ना, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, वो वाली। ठीक है, फिर उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में। डिबेंचर ट्रस्टी किसको बना सकते हैं? जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट ना हो। एक इन्वेस्टर को बना सकते हैं क्या? नहीं।
जिसके पास बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है उसको ट्रस्टी के रूप में बना, एक लेंडर जिसने सिर्फ 1000 रुपए का दिया है नहीं उसको भी नहीं बना सकते, एक इंडिविजुअल जिसने गारंटी दी है नहीं उसको भी हम बना। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन जरूर याद करके जाना डिबेंचर ट्रस्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एमएन लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग करती है गुड्स का। ओवर द ईयर उसने गुड बहुत अच्छी रेपुटेशन मार्केट में क्रिएट कर रखी है और उसकी बैलेंस शीट दे रखी है। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है मेरे बच्चे 25 लाख, इक्विटी शेयर्स 10 रुपए की एक, कितनी मेरे बच्चे, कितने हो गए 2 करोड़ 50 लाख। इशूड कैपिटल कितनी है मेरे बच्चे 1 करोड़, 10 लाख इक्विटी शेयर्स, तो लिख देते हैं पेड अप कैपिटल या इशूड कैपिटल कितनी 1 करोड़, कितने शेयर्स 10 लाख शेयर्स। इस कंपनी के फ्री रिजर्व्स कितने हैं 3 करोड़। ये कंपनी बोनस शेयर्स देना चाहती है 2 के बदले में 1, यानी कि 2:1 का रेशो है बोनस इशू का। 2:1 के रेशो में क्या देना चाहती है बोनस, 2:1 के रेशो में क्या देना चाहती है मेरे बच्चे बोनस देना चाहती है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फुल्ली पेड अप। ठीक है, और क्या था सीआरआर में से सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ 10 लाख शेयर्स तो बोनस कितना देंगे, बोनस शेयर्स कितना देंगे 2:1 के रेशो में देंगे। तो 10 लाख के बदले में कितने शेयर्स 5 लाख शेयर्स, 10 लाख के बदले में 5 लाख शेयर्स, 10 रुपए का एक, तो कितने रुपए के शेयर्स 50 लाख रुपए के हमको क्या देने हैं शेयर्स, जो किसमें से देंगे हम फ्री रिजर्व। क्या फ्री रिजर्व अवेलेबल है, हाँ फ्री रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है तो दे सकते हैं इसलिए। चलो नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व 50 लाख दोनों मिला के, कंपनी 4.5 लाख शेयर्स का बायबैक करना चाहती है। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है, सबको पता होना चाहिए बायबैक की लिमिट कितनी है 10%, पेड अप इक्विटी और फ्री रिजर्व कितना 50 लाख, 50 लाख का 10% कितना आता है 5 लाख। अगर 5 लाख तक करेंगे तो क्या पास करना पड़ेगा बोर्ड रिजोल्यूशन, 5 लाख से ज्यादा का करेंगे तो क्या पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। तो पहले का आंसर देंगे 4.5 लाख का करना है तो क्या पास करना पड़ेगा बीआर। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है, बायबैक कितने समय में कंप्लीट होना चाहिए मेरे बच्चे 1 साल में, 12 महीने में बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए जब से एसआर पास किया। तीसरा, बायबैक करने के बाद डेट इक्विटी रेशो कितना रहना चाहिए मैक्सिमम 2:1, सबको बताइए, समझ में आया। गवर्नमेंट कंपनी होगी तो 6:1। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स 30 लाख रुपए, ये फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम सीआरआर रिवेशन, कंपनी बोनस शेयर्स देना चाहती है 1:3। तो केस नंबर 1 बोनस शेयर्स कितना 1:3, तो कंपनी के शेयर्स 3 लाख शेयर्स, तो बोनस इशू कितना लाना चाहती है 1:3, तो 3 के बदले में 1, तो 3 लाख के बदले में कितने बोनस इशू 1 लाख शेयर्स दे देते हैं बोनस इशू के। कितने रुपए का शेयर है 10 रुपए का एक, तो कितने रुपए हो गए 10 लाख रुपए। कितने रुपए हो गए मेरे बच्चे 10 लाख रुपए हो गए। अब 10 लाख रुपए कहां से आएंगे, 10 लाख रुपए आएंगे मेरे बच्चे सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व, यहां से हम विड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास सीआरआर कितना है 4 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 लाख, 4 और 3 7, अभी भी कितने बचे 3। क्या 3 लाख फ्री रिजर्व में है, हाँ है, दे सकते हैं इजीली। तो ये केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 हो गया, आया। नेक्स्ट, आपका आंसर क्या होगा केस नंबर 2, अगर आप 1:2 में दो, 1:2 मतलब 3 लाख शेयर्स, तो बोनस कितना देंगे 1.5 लाख शेयर्स का, 10 रुपए का एक शेयर, तो कितने रुपए के बोनस शेयर्स 15 लाख। क्या आपके पास 15 लाख है भी सही, नहीं है बेटा, 5 3 8 4 12, हम मैक्सिमम रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेंगे,
मैक्सिमम 12 लाख के दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे मना कर देंगे। 1:2 के रेशो में नहीं दे सकते, 1:3 के रेशो में दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरे बच्चे कंप्लीट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड करें प्लीज। चलो पढ़ लिया होगा। XYZ अनलिस्टेड कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है जनरल मीटिंग में 5 जनवरी 2019 को टू बायबैक 30% शेयर्स। अपने कितने शेयर्स को बायबैक करने के लिए? 30%। AOA में लिखा हुआ है कंपनी अपने शेयर्स को खरीद सकती है, बायबैक कर सकती है। ठीक है, कंपनी बायबैक कर रही है। ठीक है, डिसाइड द कंपनी प्रपोजल इन ऑर्डर। क्या कंपनी बायबैक कर सकती है मेरे बच्चे? बताओ 30%। नहीं, नहीं कर सकती। बताओ क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है बायबैक की? 25%। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज में इससे ज्यादा का हम बायबैक नहीं कर सकते। दूसरा, तुम्हारा आंसर क्या होगा? यदि बायबैक 30 से 25% करना चाहते हैं फिर तो वैलिड है, 25% तक कर सकते हैं बायबैक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की 5 करोड़, 50 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का एक। कंपनी 30 लाख इक्विटी शेयर्स। द कंपनी इशू 30 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन विच वॉज फुली सब्सक्राइब। जो शेयर्स क्या है? पूरे सब्सक्राइब है, फुली सब्सक्राइब है। कंपनी कोल्ड सो फार 8 रुपीज पर शेयर। अभी तक कंपनी ने कितने रुपए मांग लिए हैं? 8 रुपए। 10 रुपए का शेयर, 8 रुपए कंपनी ने अभी तक कोल्ड कर लिए, 2 रुपए अभी तक नहीं मांगे। ठीक है, लेटर ऑन कंपनी प्रपोज टू रिड्यूस द फेस वैल्यू। कंपनी फेस वैल्यू 10 से 8 रुपए करना चाहती है, यानी कि शेयर्स तो फुल्ली पेडअप हो गया, और तुम अपने मेंबर्स की जो कॉल करने की डिमांड है उसको वे ऑफ कर रहे हो, यानी कि इसको बोलते हैं रिड्यूस द लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर। आप मेंबर्स की लाइबिलिटीज को क्या कर रहे हो? रिड्यूस। तो इस तरह से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सेक्शन कौन सा लग जाएगा? 66, जिसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। और रिडक्शन करना है तो एओए में प्रोविजन होना चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, और एनसीएलटी की क्या लेनी चाहिए? अप्रूवल लेनी चाहिए। नेक्स्ट, राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्सिडरी है ऑफ मनीष। ठीक है, यानी कि मनीष लिमिटेड होल्डिंग हो गई, राजेश लिमिटेड इसकी क्या हो गई मेरे बच्चे? सब्सिडरी। ठीक है, डिसाइड टू ग्रांट अ लोन। लोन देते हैं 3 लाख रुपए का भास्कर, जो फाइनेंस मैनेजर है। क्या दे रहे हैं? भास्कर को लोन। भास्कर को लोन दे रहे हैं कितने रुपए का मेरे बच्चे? 3 लाख रुपए का। फाइनेंस मैनेजर है, यानी कि केएमपी की मैनेजर पर्सन, मैनेजर आता ही है उसके अंदर। ठीक है, और उसकी सैलरी कितनी है? इसकी सैलरी है 40,000 रुपए पर मंथ। और उसको लोन क्यों दे रहे हैं? फाइनेंस क्यों दे रहे हैं? 500 पार्टली पेड अप शेयर्स खरीदने के लिए। क्या कंपनी खुद के शेयर्स खरीदने के लिए अपने एम्प्लॉय को लोन दे सकती है? तो यहां पे सर ये तो प्रोविजन ही नहीं पढ़ा हमने। बेटा ये प्रोविजन है। कौन सा सेक्शन में? सेक्शन नंबर 67 में। सेक्शन नंबर 67 में इसका प्रोविजन है क्या? अदर देन डायरेक्टर और केएमपी को दे सकते हो लोन। अदर देन डायरेक्टर और केएमपी को लोन दे सकते हो। ये तो केएमपी है, मतलब दे नहीं सकते, यानी कि एम्प्लॉय को दे सकते हैं, वो भी मैक्सिमम कितना? 6 महीने की सैलरी के बराबर। कितने महीने की सैलरी के बराबर? 6 महीने की सैलरी के बराबर। और कंपनी के शेयर्स क्या होने चाहिए? फुल्ली पेडअप। कंपनी के शेयर्स क्या होने चाहिए मेरे बच्चे? फुल्ली पेडअप होने चाहिए, मतलब फुल्ली पेडअप शेयर्स खरीदने के लिए। तो पहली गलती पार्टली पेडअप शेयर्स है, केएमपी को दे रहे हैं, तो आंसर इज नहीं। कितना दे सकते हैं?
6 महीने की सैलरी, 40,000 इंटू 6 करना, 240, उससे ज्यादा का दे रहे हो तो कोई कंडीशन ही फुलफिल नहीं है बेटे, बच्चे नहीं दे सकते, मना कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर पे देता हूं, क्यों सर? इसमें बोनस शेयर्स देना है, बोनस शेयर्स के 2 क्वेश्चन करवा चुका, 4 के बदले में 1 बोनस शेयर्स देना है, तो आपके 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, उनमें से कितनों के, नहीं नहीं, 90,000 शेयर्स है, 4:1 का रेशो निकाल देना, उसके बेसिस पे दे देंगे, मेरे ख्याल से 22,500 शेयर्स आ जाएंगे बोनस के लिए, और फ्री रिजर्व देख लेना, इंटू 10 कर लेंगे तो 2,25,000 क्वेश्चन ही हो गया हो तो। और किस में से देंगे देख लेना, CRR अवेलेबल है ऊपर, सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व, इसी सीक्वेंस में ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर ट्रस्टी सेम, ये भी होमवर्क देता हूँ, पीछे ही पढ़ा, ट्रस्टी की डिस्क्वालिफिकेशन, 29 नंबर क्वेश्चन, पढ़ो पढ़ो, मन में पढ़ो, और वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक कंपनी 8% रिडीमेबल प्रेफरेंशियस इशू करती है, 100 रुपए का एक, इन द मंथ ऑफ मे 2010, विच वो विच आर लाइबल टू बी रिडीम विद इन द पीरियड ऑफ 10 साल के लिए प्रेफरेंशियस इशू की, जिसका रिडम्पशन 10 साल। ड्यू टू कोविड द कंपनी इज नीदर इन पोजिशन टू रिडीम द प्रेफरेंशियस, कंपनी प्रेफरेंशियस का रिडम्पशन करने में नहीं है, पोजिशन में नहीं है। नो टू पे डिविडेंड, डिविडेंड भी पे नहीं कर पाएगी। द कंपनी विद द कंसेंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ 70% इन वैल्यू पिटीशन देती है एनसीएलटी को कि भैया हम इतने ही रुपए के और प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर ले। तो ये तो मेरे ख्याल से सेक्शन नंबर 55 सबसेक्शन नंबर 3 से मिलता जुलता है। क्या अगर एक कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करने के लिए केपेबल नहीं है, एक कंपनी अगर अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं कर पा रही, तो उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, उन्हीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दूसरे नए प्रेफरेंस शेयर्स फर्दर टेन्योर के दे सकती है। लेकिन कितने रुपए के देगी मेरे बच्चे, जितने के ड्यू हैं प्लस डिविडेंड का अमाउंट, उससे ज्यादा के नहीं। तो इस तरह से कंपनी दे सकती है क्या? हाँ, इसके लिए कंपनी को किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अप्रूवल, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की 3/4 कंसेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कितनी कंसेंट मेरे बच्चे? 3/4 कंसेंट लेनी पड़ेगी। कितनी कंसेंट? 3/4। तो ये नॉर्मल सा आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कंपनी कितना फंड रेज कर सकती है, ये भी आपका नॉर्मल है, ये भी मैं आपको होमवर्क देता हूं, सिमिलर है, ऊपर से मिलता जुलता क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अनिका लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है, फेस वैल्यू 100 रुपए का एक। कुछ शेयर होल्डर अपना ओपिनियन देते हैं एजीएम के लिए, वापस से पढ़ते हैं। सम ऑफ द शेयर होल्डर express their opinion in the annual general meeting that it is very difficult for them to trade in the shares of company in the stock market and request the company to reduce the face value, wow, and increase the number of shares to 1 lakh. Explain whether the request of shareholder is considered. क्या उनकी रिक्वेस्ट कंसीडर करेंगे? ऐसा कहाँ, कौन सा टॉपिक है ये, नहीं आया। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए, ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपए। अब वो चाहते हैं कि 10 लाख से शेयर्स कितने हो जाएं? 1 लाख, नहीं नहीं 1 लाख नहीं, 1 करोड़ हो जाए।
और फेस वैल्यू आप कितनी कर दो, रिड्यूस कर दो, 10 रुपए कर दो। तो सुनना, यहां पे बोला गया है 10 लाख इक्विटी शेयर्स, कितने का एक, 100 रुपए का एक, तो ये कितने के हो गए, 10 करोड़ के। अब कंपनी ने क्या कर दिया मेरे बच्चे, ये 10 लाख इक्विटी शेयर्स जो हैं, इन 10 लाख इक्विटी शेयर्स को बोला 1 लाख कर दो, और कितने का बना दो, 10 रुपए का बना दो। एक करोड़ कर दो, सॉरी पढ़ने में गलती हो गई, 1 करोड़ कर दो, 1 करोड़ कर दो शेयर्स, और 10 रुपए का कर दो, तभी तो 10 करोड़ के होंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। याद करो सेक्शन नंबर 61, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या करना है, ऑल्ट्रेशन। शेयर कैपिटल में क्या करना है, ऑल्ट्रेशन। शेयर कैपिटल में क्या करना है मेरे बच्चे, ऑल्ट्रेशन। क्या कंपनी शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन कर सकती है? हाँ, ऑथराइज कैपिटल चेंज करके। ऑथराइज कैपिटल चेंज करके उसमें 5 तरीके हैं, 5 में से ये तरीका कौन सा है जरा बताना। सब डिवाइड। कंपनी सब डिवाइड करके, क्या करके मेरे बच्चे, सब डिवाइड। सब डिवाइड में क्या होता है मेरे बच्चे, 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर्स टुकड़ों में, जैसे आपके पास 100 रुपए का एक शेयर है तो कंपनी आपको 10 शेयर्स दे देगी 10-10 रुपए वाले। तो यहाँ लेकिन टोटल अमाउंट वही रहेगा। तो क्या कंपनी ये कर सकती है? हाँ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने से ऑल्ट्रेशन हो जाएगा किसमें, एमओए में। बताओ कौन से क्लोज में, कैपिटल क्लोज में। कौन से क्लोज में ऑल्ट्रेशन हो जाएगा, कैपिटल क्लोज। नेक्स्ट, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। देखो ये कंपनी की पेड अप कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी 30% इक्विटी शेयर्स, सॉरी स्वेट इक्विटी शेयर्स देना चाहती है, जिनका लॉक इन पीरियड 5 साल होगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स, कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स कितना दे सकती है बताओ, 15%। 15% किसका, इक्विटी शेयर्स का, और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो 15% निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 15%। नहीं तो पूछा ही नहीं ना 15% क्यों निकालना है, 30% देना चाहते हैं, नहीं। फिर हमने पढ़ा था विच एवर इज हायर को हम ओवरऑल कितना दे सकते हैं, 25%। कितना दे सकते हैं मेरे बच्चे, 25% इक्विटी शेयर कैपिटल का। इससे ज्यादा तो हम कभी दे ही नहीं सकते। तो क्या 30% दे सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 30% नहीं दे सकते, 30% नहीं दे सकते। ओ हो, ये तो पढ़ा ही नहीं। ये कंपनी कौन सी है, स्टार्टअप। स्टार्टअप कंपनी 50% तक दे सकती है बेटा। ये 25 की जगह 50% है वहां पे। तो भैया अगर स्टार्टअप है तो भैया दे सकते हैं, फिर तो मना ही नहीं है। दे सकते हैं क्या, पहला नंबर पॉइंट, दे सकते हैं क्या मेरे बच्चे, बोलो हाँ। अगर नॉर्मल कंपनी होगी तो मना कर देते, स्टार्टअप है इसलिए हमने क्या बोल दिया, हाँ बोल दिया। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, लॉक इन पीरियड सही है कि 5 साल का, नहीं, लॉक इन पीरियड मैक्सिमम कितने साल का होता है, 3 साल। तो ये जस्टिफिएबल नहीं है सेकंड। बोलो मेरे बच्चे, आया। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, देख लीजिए आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए, बोनस इशू का। बोनस इशू के 2 क्वेश्चन पहले ही दे चुका, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया, एक और आप लोग को होमवर्क देता हूं। आया मेरे बच्चे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा हुआ है 34 में, ध्यान से देखते हैं। इक्विटी शेयर्स 3 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का एक, 30 लाख रुपए के, जिसमें एक वोटिंग राइट्स एक शेयर पे मिलेगा, और 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का एक, एक वोटिंग राइट्स 5 शेयर्स पे मिलेगा। 5 शेयर्स पे एक वोट, ऊपर एक शेयर पे एक वोट, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो मतलब कंपनी में 2 कैटेगरी के शेयर्स है।
At the time of issue, company has fulfilled all the conditions related to issue of equity share capital. Company want to vary. अच्छा, कंपनी राइट्स में चेंज करना चाहती है, तो अगर कंपनी शेयर होल्डर्स के राइट्स में चेंज करती है तो कौन सा सेक्शन लगता है? 48, सेक्शन नंबर 48। कौन से क्लास में? क्लास नंबर 2, जिसमें एक वोट मिलता है 5 के बदले। अब वो कंपनी करना चाहती है एक वोट 10 शेयर्स के बदले। 10 शेयर्स के बदले में कितने वोट? 1, और ऊपर लिखा हुआ था 5 के बदले में 1 दे रहे थे। अब कितना देना है? 10 के बदले में 1। वेरिएशन कर रहे हैं, फिर वेरिएशन करते तो 48 में लिखा हुआ है एमओए एओए में इसके बारे में प्रोविजन होना चाहिए, और वेरिएशन करना है तो मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, 3/4 कंसेंट या स्पेशल रेजोल्यूशन। एमओए एओए में प्रोविजन है, कंडीशन फुलफिल। 40,000 इक्विटी शेयर्स ने अपनी कंसेंट दे दी। कितने हैं? 50। 50,000 में से 40,000 शेयर होल्डर ने अपनी कंसेंट दी, यानी कि 80%। हमको तो 75% चाहिए, तो रेजोल्यूशन पास हो गया, वेरिएशन हो गया। फिर आता है सेक्शन नंबर 48 सबसेक्शन नंबर 2। ये तो आंसर दे रखा है, पूछना क्या चाहता है कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर, याद करो सबसेक्शन नंबर 2 में 10% डिसेंटिंग शेयर होल्डर एनसीएलटी के पास अप्रोच कर सकते हैं। 4500 इक्विटी शेयर होल्डर जाते हैं कंप्लेन करने। तो मुझे बताओ कितने लोग जा सकते? 10%। 10% किसका? जितने राइट्स में वेरिएशन हो रहे हैं उनके कितने शेयर्स हैं, तो कितने शेयर्स है? 50,000। ये टोटल देखो 50,000, तो 50,000 का 10% कितना आएगा? 5,000। तो 5,000 लोग जाएंगे तब जाके एनसीएलटी सुनेगा, लेकिन यहाँ पे कितने जा रहे हैं? 45। नहीं, ये गलत हो गया, ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो आपको बताना है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के राइट्स में चेंज कर सकती है। हाँ, 80% कंसेंट मिल गई। क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर एनसीएलटी के पास जा सकते हैं? नहीं, 5,000 होंगे तो जाएंगे। नेक्स्ट, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 61 थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, ओआर पास करना पड़ता है, कैपिटल क्लोज में ऑल्ट्रेशन ऑथराइज कैपिटल में, याद आ रहा है ना? सब डिवाइड का क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 5। प्रमोटर ऑफ पब्लिक कंपनी कंट्रीब्यूट in the shape of unsecured loan to the company in fulfillment of margin money requirement। ठीक है, इससे लोन लेते हैं फॉर ग्रांटिंग लोन। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? प्रमोटर कंपनी को लोन देता है, लेकिन ये लोन किससे लेके आया है मेरे बच्चे? SIDCL, इनसे लेके आया है। तो आपको बताना है, और ये अनसिक्योर्ड है, तो ये डिपॉजिट है कि नहीं है? ये डिपॉजिट है कि नहीं है? तो ये डिपॉजिट नहीं है। क्यों नहीं है? रूल नंबर 21C में लिखा हुआ है, नेगेटिव डेफिनेशन डिपॉजिट की, उसमें बहुत सारी लिस्ट दे रखी है। उस लिस्ट में आई थिंक 13वां नंबर पॉइंट शायद से, उसमें आप देखना कि उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी ने प्रमोटर से लिया है, अनसिक्योर्ड हो, प्रमोटर किसी बैंक से लेके आया और उसके बता दिया हो कि मैं कंपनी को दूंगा, और जब तक लोन चलेगा तब तक उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? अगर सारा लोन रीपे कर दिया तो फिर डिपॉजिट मान लेंगे, जब तक लोन चलेगा तब तक डिपॉजिट नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। पब्लिक कंपनी ने 10 लाख रुपए का एडवांस लिया गुड्स को सप्लाई करने के लिए। एज पर द एग्रीमेंट कंपनी गुड्स को सप्लाई करेगी 2 साल बाद। नहीं, अगर किसी कस्टमर से गुड्स के लिए पैसा मिला है तो 365 डेज में गुड्स की क्या होनी चाहिए? डिलीवरी। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं कि स्टार्टिंग में पढ़ते ही समझ में आ जाता है। तो आपको यही बताना है कि भैया यहाँ पे ये डिपॉजिट है कि नहीं है। तो 365 डेज में गुड्स की डिलीवरी नहीं कर पाए तो क्या मान लेंगे? डिपॉजिट। 2 साल बाद कर रहे हो मेरे बच्चे तो इसको डिपॉजिट बोलेंगे, डिपॉजिट बोलेंगे। 365 डेज के अंदर होगा तो नहीं मानेंगे। पब्लिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं 12% की इंटरेस्ट के साथ, तो इंटरेस्ट की रेट पूरे चैप्टर में नहीं है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी मेरे बच्चे? जो आरबीआई ने बता रखी है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट, सुरेश एक मेंबर है पब्लिक कंपनी का और रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट का इंस्पेक्शन करना चाहता है। कंपनी ने उसको इंस्पेक्शन करने से मना कर दिया,
तो आप प्रोविजन बताओ कि कंपनी ने मना करके सही किया। तो मेरे बच्चे, कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है, कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रखना है, लेकिन कंपनी लॉ में इंस्पेक्शन का प्रोविजन ही नहीं है। बाकी सब जगह दे रखा है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि तुम इंस्पेक्शन कर सकते हो क्या। तो यानी कि आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हो, कंपनी ने मना किया तो कंपनी ने यह सही काम किया है। नेक्स्ट, डिपॉजिट की डेफिनेशन बतानी है। 5 लाख रुपए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से आए तो डिपॉजिट मानेंगे क्या? नहीं, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। 2 लाख रुपए इंप्लॉई से आए तो भैया ध्यान रखना, इंप्लॉई से अगर उसकी सैलरी तक आ रहे, सैलरी उसकी 1.5 लाख है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। 1.5 लाख से ज्यादा आएगी तो मानेंगे। तो 2 लाख आ रहा है, ज्यादा है तो डिपॉजिट मानेंगे, और इसमें डिपॉजिट नहीं मानेंगे। 3 लाख रुपए रिसीव बाय द प्राइवेट कंपनी फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, अमाउंट ऑफ 3 लाख रिसीव्ड बाय द प्राइवेट कंपनी फ्रॉम द रिलेटिव। अच्छा, प्राइवेट कंपनी को डायरेक्टर से मिले या रिलेटिव से मिले, डिपॉजिट नहीं मानते। लेकिन पब्लिक कंपनी को डायरेक्टर से मिलता है तो नहीं मानते, रिलेटिव से मिलेगा तो मानेंगे। वहां रिलेटिव शामिल नहीं है, प्राइवेट कंपनी में रिलेटिव भी आता है। तो मेरे बच्चे इसको डिपॉजिट मानेंगे? नहीं, इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा सा क्वेश्चन है। पब्लिक कंपनी है, इस बिजनेस में लगी हुई है, ठीक है। कंपनी ने कभी स्टेचुअरी ड्यूज का पेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं किया, डिबेंचर्स का पेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं किया, अच्छी बात है। कंपनी सर्कुलर इशू कर रही है, मेंबर ऑफ पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है पहली बार, ये लिमिट दे रखी है। कंपनी के पास 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में 4 महीने का डिपॉजिट ले रहे हैं, प्लान बी में 36 महीने का। सबसे पहले कितने महीने का डिपॉजिट ले सकते हैं? मिनिमम 6 महीने। मैक्सिमम कितने महीने का ले सकते हैं? 36 मंथ। 6 से 36 महीने का डिपॉजिट ले सकते हैं मेरे बच्चे, मिनिमम 6, मैक्सिमम 36 महीने के लिए। तो भैया प्लान बी वाला तो ठीक है, लेकिन प्लान ए में 4 महीने का ले रहे हैं, जो कितने से कम है? 6 महीने से कम। मिनिमम 6 महीने के लिए ले सकते हैं, तो 6 महीने से कम का ले रहे हैं तो बेटा ले सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन एक्सेप्शन था, 6 महीने से कम का भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने का तो एक्सेप्ट करो। और मैक्सिमम डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हो? 10%। कितना कर सकते हो? 10%। तो एलिजिबल कंपनी का मतलब, एलिजिबल कंपनी मतलब पब्लिक, याद करो वो नेटवर्थ और टर्नओवर की लिमिट है। तो मेरे ख्याल से नेटवर्थ तो यहाँ पे लिमिट से ज्यादा दिख ही रही है, 100 करोड़ से ज्यादा तो दिख ही रही है। नेटवर्थ मतलब पेड अप कैपिटल, फी रिजर्व सब जोड़ के, ठीक है, वो तो ज्यादा ही दिख रही है, तो ये एलिजिबल कंपनी है। फिर आप मैक्सिमम अमाउंट बताओ कितना डिपॉजिट ले सकते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट, कितना डिपॉजिट ले सकते हैं प्लान ए के लिए। पहले प्लान ए के लिए बता देता हूँ, फिर प्लान बी के लिए बताएंगे। प्लान ए के लिए कितने का ले सकते हैं मेरे बच्चे? 4 महीने का ले सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। मिनिमम 3 महीने का तो लेना ही पड़ेगा, तो 4 महीने मेरे ख्याल से 3 महीने से ज्यादा है तो कंडीशन फुलफिल। और दूसरा, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट ले सकते हो? 10%। 10% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। पेड अप शेयर कैपिटल 70, फ्री रिजर्व 20, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20। तो मेरे ख्याल से 70, 20, 90, 20, 110, 110 का 10% कितना आ जाएगा? 11 करोड़। तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्लान ए के बेसिस पे आप मैक्सिमम कितना डिपॉजिट ले सकते हैं? 11 करोड़ का। कितने करोड़ का ले सकते हैं? अब सेकेंड नंबर, नहीं इसी में आएगा, प्लान बी। प्लान बी के बेसिस पे कैसे ले सकते हैं? तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, 36 महीने के लिए ले रहे हैं, तो मैक्सिमम एलिजिबल कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकती है? जल्दी से बताओ। 25%। कितना ले सकती है मेरे बच्चे? 25। 25 किसका? 110 करोड़, ऊपर बता ही दिया। 110 का 25%, 27.5 करोड़। तो कितने का ले सकते हैं मेरे बच्चे? 27.5। लेकिन 27, एक बार बताओ मुझे, कंपनी एक ही प्लान ला रही है कि दोनों प्लान ला रही है? दोनों। यहाँ पे एंड है, प्लान ए भी ला रही है, प्लान बी भी ला रही है। तो प्लान ए के बेसिस पे कितने का लिया है? 11 करोड़। और एलिजिबल कंपनी मैक्सिमम डिपॉजिट कितना ले सकती है? 25%, यानी कि कितना आया? 27.5 करोड़। अब 27.5 करोड़ का आया, उसमें से 11 करोड़ तो प्लान ए में ले ही रहे हो ना, तो प्लान बी के बेसिस पे कितना ले सकते हो मेरे बच्चे? 16.5 करोड़। देखो 25% की लिमिट है टोटल, आप कितना डिपॉजिट ले सकते हो। प्लान ए प्लान बी दोनों ला रहे हो, तो दोनों मिला के 25% आएगा ना मेरे बच्चे।
तो प्लान ए तो माइनस कर दिया, बचा कितना कि प्लान बी का ये। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी तो क्या होता, गवर्नमेंट कंपनी के केस में 25 की जगह कितनी लिमिट है मेरे बच्चे, वेरी गुड 35%, 110 करोड़ का कितना आएगा 38.5 अप्रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये अगली कंपनी है, पब्लिक कंपनी ने 100 करोड़ का डिपॉजिट लिया, 12% के ब्याज पे 3 साल बाद पेमेंट करेंगे। चार्ज हैज बीन क्रिएटेड, यानी कि प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई, ट्रस्टी अपॉइंट किया इतने की। ध्यान रखना जब प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते हैं ना, तो कितने की प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते हैं, चार्ज कितने का रखवाना चाहिए, जितने का डिपॉजिट है और उसका इंटरेस्ट। तो डिपॉजिट कितना है 100 करोड़, इंटरेस्ट कितना है 100 करोड़ का 12% 12 करोड़, 3 साल का इंटरेस्ट 36 करोड़, तो टोटल कितना हो गया 136 करोड़। इतने की तो प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी है। कितने की गिरवा रखवाते हैं, जितने का डिपॉजिट है और जितने का इंटरेस्ट। तो लैंड एंड बिल्डिंग रखवा दी, प्लांट एंड मशीनरी रखवा दी, फैक्ट्री के शेड रखवा दिया आप लोगों ने। बेटा इंटेंजिबल एसेट को शामिल नहीं करते, पता है सबको। तो आपने कितने की प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई 100, तो यहाँ पे तो शॉर्टफॉल है नहीं, आपने प्रॉपरली चार्ज क्रिएट नहीं किया, चार्ज प्रॉपरली क्रिएट करना है बेटा, तो इतने के गिरवी रखवाने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन काम करनी है, कट कर दो। 43 नंबर क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को घर पे देता हूं, क्यों, पीछे मैंने आपको बताया था एलिजिबल कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकती है, कि ये कंपनी एलिजिबल है कि नहीं है। देखो एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से ले सकती है बेटा, तो यहाँ पे आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि एलिजिबल कंपनी है कि नहीं है, और अगर एलिजिबल कंपनी है तो वो डिपॉजिट ले सकती है। नेटवर्थ 120 है, तो आपको पता होगा कि एलिजिबल है कि नहीं है। एलिजिबल है तो पब्लिक से ले सकती है, तो पब्लिक से ले सकती है। कितने समय तक के लिए ले सकती है मेरे बच्चे, मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 36 महीने। ये रहा टेन्योर, बताओ कितने समय के लिए ले सकती है, आया समझ में आया। और फिर वो आपको डायरेक्टर से पैसा लेते, प्रमोटर से लेते, डिपॉजिट मानते कि नहीं मानते, वो आपको एनालिसिस करना है। तो देखो सिमिलर क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार सेल्फ देख लेना। नेक्स्ट चार्ज के क्वेश्चन पे आते। एक कंपनी है 30 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन बाय ऑफरिंग इट्स स्टॉक एंड अकाउंट रिसीवेबल। हाँ, क्या कंपनी अपने स्टॉक गिरवी रखवा सकती है, हाँ फ्लोटिंग चार्ज। एंड 5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट के लिए गारंटी कौन दे रहा है, डायरेक्टर। बेटा चार्ज मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी, डायरेक्टर गारंटी दे रहा है तो वो कंपनी की प्रॉपर्टी तो होना है, तो भैया ये तो चार्ज ही गलत है। इज इट रिक्वायर्ड टू क्रिएट द चार्ज फॉर वर्किंग कैपिटल, हाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन किसका 30 लाख का वर्किंग कैपिटल वाले का। वो डायरेक्टर ने जो दिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की। देखो रजिस्ट्रेशन लोन के ऊपर जो राइट क्रिएट करते हैं चार्ज उसके ऊपर, तो मेरे बच्चे सेकंड नंबर में तो राइट ही क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्टर ने कंपनी की प्रॉपर्टी थोड़ा रखाई गई है, डायरेक्टर ने अपनी गारंटी दी ना, कंपनी ने थोड़ा दी है, तो भैया इसलिए उसका तो नहीं करवाना, वर्किंग कैपिटल का करवाना पड़ेगा। और अगर 30 दिन में नहीं करवा पाए तो एक्सटेंशन है, 30-30-60, सबको पता है 30 दिन, अगले 30 में करोगे तो एडिशनल फीस, अगले 60 में करोगे एड वोलरम फीस। नेक्स्ट, मून लाइट लिमिटेड is having its establishment in USA. It's obtained a loan from creating a charge on the assets of the foreign establishment. The company received a notice from registrar for not foreign property गिरवी रखवाई है। ध्यान रखना, इंडिया की प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई हो चाहे फॉरेन की, चार्ज क्रिएट करना कंपलसरी। तो इसने बोला कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, कंपनी बोलती है नहीं नहीं नहीं, आपकी ही जिम्मेदारी है और आपको चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चे। एक पब्लिक कंपनी जिसने वर्किंग कैपिटल का लोन लिया है नेशनलाइज बैंक से, अपने स्टॉक और अकाउंट रिसीवेबल को गिरवी रखवा के, एन इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज वाज ड्यूली साइन बाय द कंपनी एंड द बैंक, दोनों ने साइन कर दिया। चार्ज के इंस्ट्रूमेंट पे दोनों पे साइन होनी चाहिए, चार्ज क्रिएटर और चार्ज होल्डर। कंपनी इज नॉट विलिंग टू रजिस्टर द चार्ज विद द आरओसी, कंपनी की इच्छा नहीं है। क्या कोई प्रोविजन है कि नेशनलाइज बैंक भी करवा सकती है? हाँ, सेक्शन नंबर 78।
कि 30 दिन में कंपनी नहीं करवा पाई तो अगले 30 दिन में कौन करवा सकता है? चार्ज होल्डर। नहीं करवा पाए तो अगले 60 दिन में भी कौन करवा सकता है? चार्ज होल्डर, विद एडिशनल वगैरह फीस। व्हेन कैन रजिस्ट्रार रिफ्यूज? रजिस्ट्रार रिफ्यूज कब करेगा बैंक वाले को कि तुम रजिस्ट्रेशन मत करवाओ? जब क्या होता है, जब बैंक वाले आरओसी को बोलते हैं कि चार्ज का रजिस्ट्रेशन करो, आरओसी नोटिस भेजती है कंपनी को कि हे कंपनी, चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुमने क्यों नहीं करवाया चार्ज का रजिस्ट्रेशन? फिर कंपनी बोलती ठीक है मैं करवाता हूं, तो आरओसी मना कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक कंपनी ने अपनी प्लांट एंड को बैंक के पास गिरवी रखवाया और टर्म लोन ले लिया लॉन्ग टर्म का, और चार्ज क्रिएट कर दिया। कंपनी सेटल द टर्म इन फुल, कंपनी ने फुल सेटलमेंट कर दिया। कंपनी बैंक वाले को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे वो दे दो, नो ड्यू, है ना, कि कोई ड्यू बचा नहीं है, पूरा पेमेंट हो गया, और उसने अभी तक दिया नहीं है और कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो भैया करवाना ही पड़ेगा। 30 दिन में करवाना होता है, या अगले 270 दिन, इस तरह से 300 दिन में करवाना पड़ता है। नहीं करवा पाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरडी की क्या लेनी पड़ती है? अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। पब्लिक कंपनी है जिसने 1 करोड़ का लोन ले रखा है बैंक से। लोन के ऊपर किसकी गारंटी है? बैंक वाले की। द लोन वॉज गारंटेड बाय बैंक बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग एंड द चार्ज वॉज ड्यूली रजिस्टर्ड विद इन 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। विल द सच चार्ज बी डीम टू बी नोटिस? ये तो सेक्शन नंबर 80 आ गया। सेक्शन नंबर 80 क्या बोलता है? अगर आपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो ये माना जाएगा कि भैया पूरे वर्ल्ड में पता चल गया कि चार्ज का रजिस्टर्ड है, यानी कि डीम्ड नोटिस सभी के लिए माना जाएगा। और चार्ज का रजिस्ट्रेशन कितने दिन में करवाओगे? टाइम लिमिट बताओ। 30 दिन। नहीं करवा पाए तो अगले 30 दिन में एडिशनल फीस, नहीं करवा पाए तो अगले 60 दिन में एड वलोरम फीस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट है। रिपीट मतलब जितने भी मैंने पीछे क्वेश्चन कराए उनका एक बल्क है ये। इसमें सारी बातें आपको बतानी है कि चार्ज का रजिस्ट्रेशन कितने दिन में होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आपको बतानी है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, नहीं आते तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वैसे सिमिलर है, आ जाएंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट तक पहुंच चुके हैं जिसमें 88 से लेके 122 तक हम क्या पढ़ेंगे? सेक्शन। एक बार रीड करो बेटा। एक शेयर होल्डर पब्लिक कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का, वो मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट करना चाहता है और कुछ रेजोल्यूशन की कॉपी भी मांगता है। तो आपको बताना है क्या मिनट्स बुक का इंस्पेक्शन करने का राइट है? तो सर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा 119 में लिखा हुआ है। डिबेंचर होल्डर, मेंबर, अदर सिक्योरिटी होल्डर और बेनिफिशियरी ओनर ये क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रखना ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मिल जाएगी फ्री ऑफ चार्ज पिछले 3 साल की। हार्ड कॉपी के चार्जेस लगेंगे। हार्ड कॉपी के चार्जेस, ही कैन ऑथराइज हिज फ्रेंड, क्या अपने दोस्त को ऑथराइज? नहीं, खुद को ही करना है, पर्सनल राइट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए मेरे बच्चे, क्या बोलना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। जनरल मीटिंग है 15 अप्रैल को 4 बजे। एज पर द नोटिस द मेंबर हु आर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग इन पर्सन। इन पर्सन मतलब खुद, जो खुद नहीं आ पा रहे वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर लेंगे। वो प्रॉक्सी का फॉर्म 48 घंटे पहले कंपनी को भेज देंगे। मीटिंग कब है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल 4 बजे, तो 14 13 अप्रैल तक आपको बताना है। मिस्टर एक्स एक मेंबर है, वो मिस्टर वाई को प्रॉक्सी बना रहा है 10 तारीख को। 13 तारीख तक बता सकते हैं, तो 10 तारीख को बता रहा है। वॉज डिपॉजिटेड बाय मिस्टर वाई, ठीक है, विद द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑन 11 तारीख को मिल गया। 13 तारीख तक भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर एक्स अब अपना माइंड चेंज करता है 12 तारीख को और मिस्टर जेड का नाम दे देता है और इसको सेम डे डिपॉजिट करवा देता है, ठीक है। अनदर मेंबर मिस्टर डब्ल्यू, बेटा ये तो मल्टीपल प्रॉक्सीज हो गया।
अच्छा, मल्टीपल प्रोक्सीज में क्या होता है? मल्टीपल प्रोक्सीज में होता है जिसके बारे में आपने 48 घंटे पहले बताया, वही क्या होगा? वैलिड। वेदर आपने किसी का भी नाम दिया हो 48 आवर्स पहले, सबसे लास्ट में जिसके बारे में बताया, तो सुनते जाना। 15 अप्रैल को हमारी मीटिंग है 2016। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे हमारी मीटिंग है, ठीक है। अब 11 तारीख को आपने नाम दिया है किसका? मिस्टर वाई का। फिर 12 तारीख को आपने नाम दिया मेरे बच्चे किसका? मिस्टर जेड का, ठीक है। ये किसने दिया है? मिस्टर एक्स ने। मिस्टर एक्स ने इन दोनों का नाम दिया है, ठीक है। अब मेरे बच्चे पहले इनमें बताओ कौन सा वैलिड होगा, कौन सा बंदा वैलिड होगा, कौन सा बंदा वैलिड होगा। चलो देख लेते, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अनदर मेंबर, एक और मेंबर है मिस्टर डब्ल्यू, उसने भी 2 प्रॉक्सीज के नाम दिए, मिस्टर एन और मिस्टर एन। मिस्टर एन के यहाँ पे नाम लिखा हुआ है 12 अप्रैल 16, सेम डे। एंड प्रॉक्सी इन फेवर ऑफ, ये 14। अच्छा मुझे एक बार बताओ तो जल्दी से, अब कौन सा प्रॉक्सी वैलिड है मेरे बच्चे? 13 तारीख से पहले पहले जिसके बारे में सबसे लास्ट में बता दिया, यहाँ पे तो जेड, जेड क्या हो जाएगा? वैलिड। और यहाँ पे 13 तारीख से पहले मिस्टर एम, यहाँ मिस्टर एम, यहाँ मिस्टर जेड, सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में रख रही है। अ ग्रुप ऑफ मेंबर कोलकाता में रहते हैं, तो कोलकाता में रख सकती है क्या? एक्सपेंड द प्रोविजन के कंपनी कोलकाता में रजिस्टर रख सकती है, हाँ, अगर वहां पे 10% से ज्यादा मेंबर रहते हो। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 88 को सेक्शन नंबर 94 के साथ पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है। और इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और विद इन द सेम सिटी या 10% से ज्यादा जहां मेंबर रहते हैं। मिस्टर रंजीत डायरेक्टर है, क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता मेरे बच्चे इंस्पेक्ट। क्यों? सिर्फ मेंबर ही इंस्पेक्ट कर सकता है, मेंबर, डिबेंचर होल्डर, ठीक है, बेनिफिशियरी ओनर, डायरेक्टर इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, माधुरी लिमिटेड ने जनरल मीटिंग का नोटिस इशू किया 7 नवंबर को, और ये 7 नवंबर की मीटिंग है, सॉरी 7 नवंबर की मीटिंग, 7 नवंबर की मीटिंग, और 16 अक्टूबर को नोटिस भेजा, और इस तारीख को मीटिंग है। एक मिनट, हाँ जी, देखिए नोटिस और ये मीटिंग की डेट। अब काउंट कैसे करते हैं? नोटिस भेजा पोस्ट से, पोस्ट से भेजते हैं तो 21 क्लियर डेज, और 2 दिन पहुंचने में लगते हैं, सेक्शन नंबर 20 बोलता है। तो इस तरह से 23 दिन पहले पहुंचना चाहिए। तो 16 तारीख को भेजा, जिस दिन नोटिस भेजा और जिस दिन मीटिंग है वो दोनों दिन काउंट नहीं होते। 17 तारीख, 18 तारीख, 16 काउंट नहीं करेंगे, 17, 18, 19, 20, 4 दिन ये हो गए। 21 अक्टूबर में 31, तो 11 दिन ये हो गए। 1 तारीख से 6 तारीख, 7 तारीख काउंट नहीं करेंगे, 6 दिन ये हो गए, तो ये टोटल हो गए 21। क्या नोटिस वैलिड है क्या? नहीं, 2 दिन से शॉर्ट है, यानी कि शॉर्टर नोटिस है। क्या मीटिंग वैलिडली बुलाई गई है? आई थिंक नो, मीटिंग वैलिडली नहीं बुलाई गई है। क्या कोई शॉर्टफॉल है? हाँ, 2 दिन का शॉर्टफॉल है मेरे बच्चे। क्या इसकी माफी मिल सकती है? क्या इसकी माफी मिल सकती है? हाँ, वो याद करो, शॉर्टर नोटिस 95% कंसेंट, 95% कंसेंट मिल गई तो हो सकता है, तो ये नोटिस भी वैलिड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन,
बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बार रीड करो। मजबूत सीमेंट लिमिटेड, ठीक है, ये जो पब्लिक कंपनी है इसका इनकॉर्पोरेशन जुलाई 2020 में हुआ। ऑथराइज कैपिटल 1000 करोड़ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी की पेड अप कैपिटल 600 करोड़, फ्री रिजर्व 650 करोड़। रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली, बट अराउंड 50% ऑफ टोटल मेंबर कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद में। कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद, हरियाणा। कंपनी वांट टू प्लेस द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ओहो एक बार फिर पढ़ते हैं। कंपनी है, ये पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व है, रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली, तो सारी चीज़ें न्यू दिल्ली में आएंगी। बट 15% मेंबर फरीदाबाद में रहते हैं, तो वहां रख सकते हैं। अभी भी बताया, जहां पे 10% से ज़्यादा मेंबर 15% रहते हैं तो कर सकते हैं। MCL is planning to expand the existence throughout the country. For this purpose, company has taken 200 करोड़ टर्म लोन। कंपनी 200 करोड़ का टर्म लोन, लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रही है। 125 करोड़ की वर्किंग कैपिटल ले रही है बैंक से। अच्छा, चार्ज वॉज क्रिएटेड, ऊपर रजिस्टर ऑफ मेंबर 88, नीचे चार्ज भी आ गया। चार्ज वॉज क्रिएटेड ऑन ऑल दी एसेट्स, ठीक है, लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवा पाई। ओ हो, फर्दर 30 दिन का ग्रेस पीरियड है, उसमें भी फेल हो गई तो 60 दिन और आ जाएंगे। तो कंपनी चार्ज की एप्लीकेशन, ठीक है, कंपनी 10 सितंबर को एजीएम बुला रही है। नोटिस भेजा 22, 101 सेक्शन भी आ गया। नोटिस का क्या क्या पूछना चाह रहा है, देखते क्या क्या पूछ रहा है। 78% ने शॉर्टर नोटिस पे हाँ बोल दी, 95 की हाँ चाहिए। अभी पढ़ा था 95 की हाँ चाहिए अपन को। बेटा एक ही पैराग्राफ में अगर आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर, तो आपको एक्सप्लेन करना है क्या। कंपनी वांट टू रजिस्टर कहाँ पे मेंटेन? फरीदाबाद। इज इट पॉसिबल? यस, क्योंकि वहां पे 15% लोग रहते हैं, और उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। Which type of charge was created by company on 18th June? अच्छा, and what application, whether application on 18th August? ओहो, एक बार डेट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 18 जून को लिया, सेकेंड नंबर का देखते हैं। 18 जून को अपन ने लोन लिया, तो यहां से कितने दिन में चार्ज क्रिएट करना पड़ता है मेरे बच्चे? जल्दी से बोलो। 30 दिन, और 30 दिन में नहीं कर पाए तो फिर अगले 30 दिन, यानी कि 60 दिन। यहां से 60 दिन काउंट करो, जून जुलाई अगस्त, तो यहाँ पे अप्रोक्स 18 अगस्त। तो यहाँ पे देनी पड़ेगी इनको एडिशनल फीस। विच टाइप ऑफ चार्ज वॉज क्रिएटेड ऑन 18 जून? हाँ, जब कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फिक्स चार्ज क्रिएट, नहीं फिक्स चार्ज तो ना है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर है। कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हैं? फिक्स नेचर की रखवा रहे तो फिक्स एसेट्स, और स्टॉक या फिर डेटर्स रखवाते हो तो फ्लोटिंग चार्ज। फिर उसके बाद वेदर एप्लीकेशन भी फाइल ऑन 18 अगस्त, हाँ एडिशनल फीस के साथ दे सकते हैं, ठीक है। हम तो इसके आगे भी लिख के आएंगे, इसके बाद भी दे सकते हो। टिल कितने दिन मिलते हैं? 60 दिन और मिलते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर तक आप बेच सकते हो। उसमें एड वोलोरम फीस लगेगी, 0.025%, ठीक है। वेदर द नोटिस एजीएम शॉर्टर नोटिस, क्या वैलिड है? नहीं, 95 चाहिए, तो ये वैलिड नहीं है। 78 थी, याद है ना, 95 चाहिए। चलो नेक्स्ट। इन द सर्कमटेंसेस वेयर मिस्टर M&P जॉइंट शेयर होल्डर हैं पब्लिक कंपनी के, जिनके पास कितने शेयर्स है? 500 इक्विटी शेयर्स हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग है कि एक स्पेशल बिजनेस है रिलेटेड टू प्रपोज चेंज इन द AOA एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मिस्टर M is endorse the resolution and Mr. P dissenting determine the process for casting the vote in favor of situation। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को मन में। इन द सर्कमटेंसेस वेयर, सर्कमटेंसेस बताओ जब मिस्टर M और मिस्टर P जॉइंट होल्डर हैं एक प्राइवेट कंपनी के,
500 शेयर है, उनका कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है कि एक स्पेशल बिजनेस है, ईजीएम में डिस्कस हो रहा है, मिस्टर एम इज एंडोर्सिंग द रिजोल्यूशन एंड मिस्टर पी इज डिसेंडिंग, दोनों विपरीत हैं। मिस्टर एम हाँ बोलता है तो मिस्टर पी ना बोलता है। बेटा दो जन तो वोट कर ही नहीं सकते। ज्वाइंट होल्डर इक्वल्स टू वन मेंबर, तो वन मेंबर इक्वल्स टू वोट भी कितना दे सकते हैं, एक। और वोट कौन दे सकता है, जिसका नाम फर्स्ट होल्डर में लिखा हुआ हो। तो इसमें जिसका भी नाम फर्स्ट होल्डर में होगा वही पर्सन क्या दे सकता है मेरे बच्चे, वोट दे सकता है। तो यहाँ पे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए कि भाई जिसका नाम पहले लिखा हुआ होगा वही वोट दे सकता है। नेक्स्ट, मिस्टर क्यू एल लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सूरत में बनी हुई है, 1200 मेंबर हैं। 10 दिसंबर 2023 जनरल मीटिंग बुलाई गई जिसमें 14 मेंबर इन पर्सन मतलब खुद आए थे, 14 मेंबर आए थे। देखो पब्लिक कंपनी 1200 मेंबर, मोटा मोटा कोरम में कितने चाहिए, कोरम की बात करेगा, याद है पब्लिक कंपनी में 5, 15, 30, तो ये सेकंड स्लॉट में है तो 15 चाहिए कोरम में। मिस्टर मोहन वॉज एक्टिंग एज द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू बॉडी कॉर्पोरेट, 14 जने मीटिंग में प्रेजेंट हुए बेटा, 14 कैसे, मिस्टर मोहन ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव दो कंपनियों का, तो जो जितनी कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है उसको कोरम में कितना काउंट करते हैं, उतने ही काउंट करते हैं, उतना ही इसको काउंट करेंगे। चौदह जने आए थे, इनको दो काउंट करेंगे चाहे ये अकेला था। हु आर मेंबर ऑफ क्यूएल लिमिटेड, ठीक है। शाम एक इंपॉर्टेंट मेंबर एब्सेंट था, कोई दिक्कत नहीं है। चेयरमैन मिस्टर राही एडजन द मीटिंग, मिस्टर राही ने क्या कर दिया, मीटिंग को एडजन कर दी, ठीक है। और क्या बोलता है कि शाम जो इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर है वो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या कोरम प्रेजेंट था, फर्स्ट ऑफ ऑल 14 जने आए थे, एक जने का नाम बोला मिस्टर मोहन, तो 13 और आए होंगे, और उन 13 खुद आए थे ऊपर बोला, तो उनको 13 को कोरम में काउंट करेंगे, कितने कोरम में आ गए, 15 आ गए बेटा। और कोरम में चाहिए भी कितने थे, 15, तो यहाँ पे रिक्विजिट कोरम आ गया क्या मेरे बच्चे, हाँ आ गया। राही क्या एडजन कर सकती है, नहीं करना चाहती है तो शेयर होल्डर्स की परमिशन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पब्लिक कंपनी, पेडअप कैपिटल 12.5 करोड़, मेंबर है 3500, कोरम में कितने चाहिए प्रैक्टिस कर लो, इसमें भी 15 ही चाहिए, कहते ना 1000 तक 5, 1000 से 5000 के बीच में 15। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कॉल द जनरल मीटिंग जो 6 तारीख को होगी 2 बजे। वन ऑफ ऑन द डेट ऑफ मीटिंग द रिक्विजिट कोरम वॉज नॉट प्रेजेंट, आधे घंटे में कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो मीटिंग क्या हो गई, एडजन। और कब एडजन हो गई, नेक्स्ट वीक 13 तारीख। इन रेफरेंस ऑफ द अबव सिनेरियो what will be the fate of the meeting in case 2 member in person were present, अगर एडजन मीटिंग में भी 2 आ गए तो क्या होगा, what will be the fate of the meeting in case 2 member in person were present at the एडजन मीटिंग held on 13। अच्छा एडजन मीटिंग में भी कोरम चाहिए, कितने चाहिए, 15, और अगर 15 नहीं आते तो जितने भी आ गए उनको ही क्या मान लेंगे, कोरम, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए, 2। अरे मिनिमम कितने चाहिए मेरे बच्चे, 2 चाहिए, तो ये तो सही हो जाएगा ना, 2 जने आए ना, वैलिड है। इन केस 6 मई 2023 द टोटल ऑफ 16 मेंबर वर प्रेजेंट, 16 मेंबर प्रेजेंट हुए, बट चेयरमैन का अनरूटली मतलब वो सही बिहेवियर नहीं था कुछ मेंबर के साथ, तो एडजन करना चाहता है, और एडजन मीटिंग में सिर्फ 3 ही मेंबर खुद आए थे। व्हाट विल बी द फेट ऑफ एडजन मीटिंग, ध्यान रखना, अगर मीटिंग एडजन होती है और चेयरमैन एडजन करता है और उसमें अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो मीटिंग क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, एडजन। और एडजन मीटिंग में भी कोरम का वेट करते 5, 15, 30 या जितने आ गए,
मिनिमम 2 जने चाहिए। लेकिन किसी और केस में 8 जन हुई है, जैसे चेयरमैन 8 जन कर रहा है, कोरम तो आ गया था बेटा, कोरम आ गया था, लेकिन अब चेयरमैन 8 जन करना चाहता है, तो भैया 8 जन मीटिंग में 5, 15 और 30 ही चाहिए। वो जो जितने प्रेजेंट है उससे काम नहीं चलेगा। वो कब होता है मेरे बच्चे, जब कोरम प्रेजेंट ना हो, इस कारण से 8 जन हुई हो, उस केस में। आए मेरे बच्चे समझ।